बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखो, अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो आज अपन सेकंड वाले चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अमल, क्षार एवं लवण। अपने जितने भी चैप्टर हैं लगातार अपन ऐसे रिवीजन करेंगे ताकि अपने जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं या फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन या ऐसे टाइप वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन अपना ना छूटे। चलो करते हैं स्टार्ट। अमल और क्षारकों के बीच अंतर को समझाइए। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें आता है। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहले आपको आंसर किस तरह से लिखना है, वहां पे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, अमल और ये क्षार, पॉइंट बना के लिखोगे अमल तथा क्षारक। तो अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। जितने भी सिट्रिक एसिड है, जैसे अपना नींबू है उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इससे आप याद कर लो कि अमल सारे स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे हैं। संतरा है, सब में क्या पाया जाता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं। इमली है, इमली के अंदर टार्टारिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो जितने भी एसिड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं। आपको देखो एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है, पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। आप भी अपने साथ मेरे साथ नोटबुक खोलो और इसको नोटबुक में उतारते रहो। सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखोगे, जिनका पीएच मान 7 से कम हो। क्योंकि देखो 7 में जिसका पीएच मान 7 होता है तो वो क्या हो जाता है, उदासीन। 1 से लेकर 6 तक मैं आगे आपको समझाऊंगी पीएच स्केल क्या होता है, इसकी खोज किसने की और अपन इससे एसिड और बेस को कैसे मापते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखोगे, इनका पीएच मान कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक, मतलब 7 से कम हो। 7 पे हमेशा कोई भी चीज क्या हो जाएगी, उदासीन। जो पीने योग्य जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7। सेकंड आप क्या लिखोगे, इसका पीएच मान कितना रहेगा, जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा हो। मतलब क्योंकि पीएच स्केल के ऊपर कितना होता है, 1 से लेकर 14 तक उसमें गिनती होती है। तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज्यादा, मींस 8 से लेकर 14 तक, और इसका मान होता है 1 से लेकर 6 तक। तीसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। ये कैसा करेंगे, क्षारक, ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, ठीक है। एसिड वाले क्या करते हैं, अम्ल वाले क्या करेंगे, नीले को लाल करते हैं और ये नीले लाल को नीला कर देते हैं। देखो एक सूचक अपने पास क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। मिथाइल ऑरेंज को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। यहां तक सारे अपने नोटबुक में लिखो। फिर फोर्थ पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, देखो माय एप्पल इज रेड
येलो। ये ट्रिक लिखवाई थी ना मैंने आपको। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है, अमल क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज के अंदर लाल कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज में क्या है, जिस तरह से लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्थर होता है जो अपने को एक सूचक होता है जिससे अपन अम्ल तथा क्षारक का पता लगा सकते हैं, इसी तरह मिथाइल ऑरेंज में एक सूचक होता है जिससे अपन अम्ल तथा क्षार का पता लगा सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज में देखो माय से क्या बन जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में ये कैसा कलर देंगे, रेड, लाल रंग देते हैं। और ये कैसे, बेस वाले क्षारक कैसे कलर देंगे, पीला। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। मिथाइल ऑरेंज में जब चेक करते हैं इनको तो ये उसके साथ पीला कलर देते हैं। 5 लिखो। देखो एसिड कौन कौन से होते हैं, H2SO4 एंड HCl। तो ये सारे एसिड जब भी आप क्या लिख सकते हो, अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। कौन सी गैस को उत्सर्जित करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। और जब भी अपन हाइड्रोजन गैस का पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन है या नहीं है, तो आप जब भी जलती हुई मोमबत्ती या कोई भी मैचस्टिक उसके पास ले जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ अगर चलती है, वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी अम्ल दिए हुए हैं इसको भी आप याद कर लेना, जितने भी अम्ल हैं H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, जितने भी अम्ल हैं जब भी वो धातु के साथ क्रिया करते हैं हमेशा हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि अपने पास एग्जांपल में क्या दिया हुआ था, आपने पढ़ा था ना, जिंक प्लस H2SO4, इसको आप अलग से नोटबुक में लिख लेना, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं साथ साथ आपको नोट करवा दूंगी, आप उनको मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। क्षारक भी क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी क्षारक होते हैं सब विद्युत का चालन करते हैं। चाहे वो अम्ल हो या फिर क्षारक, हमेशा क्या करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं। जब भी कोई सॉल्यूशन के अंदर जब वो अपने आयनों में विभाजित हो जाता है तो हमेशा किसका चालन करेगा, विद्युत का चालन, क्योंकि सोडियम किसमें टूट जाता है, Na+ और OH-। कोई भी विलयन आपके पास हो अगर वो अपने आयनों में टूट जाता है, ये लवण था अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह अपने पास क्या है, NaCl, HCl, H2SO4। तो देखो जिसके इसमें माइनस का साइन और इसमें प्लस का, जो भी लवण अपने आयनों में विभाजित हो जाता है वो हमेशा विद्युत का चालन करता है। तो अपन क्या लिखेंगे, अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। 6 पॉइंट आप क्या लिखोगे, अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। देखो अम्ल नहीं, क्षारक भी विद्युत का चालन करते हैं। एज इट इज इसमें लिखना है, मैंने आपको समझाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब भी कोई लवण अपने आयनों में विभाजित हो जाएगा, में धनायन और ऋणायन में विभाजित हो जाएगा तो वो विद्युत का चालन करेगा। अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं कि अम्ल हमेशा विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन जब हाइड्रोक्लोराइड आयन को शुष्क अवस्था में दिया हो, ठीक है, HCl, तो वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, क्योंकि जब ये शुष्क अवस्था में होता है तो ये अपने आयनों में विभाजित नहीं होगा, और जब ये अपने आयनों में विभाजित नहीं होता है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। स्टार लगा
ये क्वेश्चन लिख लेना साथ साथ। क्लियर? आगे देखो, फिर आप क्या लिखोगे, जब भी कोई अमल वाला लिखोगे और ये चार अमल जब धातु कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये CO2 को निष्कासित करते हैं। क्षारक में क्या है, सब क्षारक नहीं करते, लेकिन कुछ क्षारक जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो CO2 को निष्कासित करते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, ये संरक्षक प्रकृति के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, चिकने, क्षारक चिकने होते हैं। क्लियर? जैसे जैसे मैं आपको लिखवाती जा रही हूँ, आप भी अपने नोटबुक में इसी तरह से इनको लिखते जाइए, ताकि जब भी अपने साइंस का एग्जाम आए तो आप क्विक रिवीजन उसका कर पाओ। क्लियर? आगे वाला क्वेश्चन देखो, उदासीन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, एक नंबर का, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर का आता है तो सिर्फ क्या आएगा, उदासीन अभिक्रिया क्या होती है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है तो साथ में उसका आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो क्या होती है उदासीन अभिक्रिया, जब अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो वह लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, और ये अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका उदाहरण भी आपको लिखना है अपने पास। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HCl, ये क्या है, क्षारक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, जब भी अम्ल अपने आयनों में विभाजित होंगे तो वो क्या देते हैं, H प्लस आयन, और जब क्षारक अपने आयनों में विभाजित होते हैं तो वो क्या होते हैं, OH माइनस। ये भी आपको उसमें नोट डाउन करना है। जब भी वो अपने आयनों में विभाजित होंगे तो हमेशा क्या देंगे, जो H प्लस आयन जितनी ज्यादा देंगे उतने ही ज्यादा अम्लीय व्यवहार दर्शाएंगे। और जब क्षारक OH ज्यादा देंगे, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, OH को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है अपने पास, क्षारक, और ये क्या है, अम्ल। अपने पास लवण क्या बन जाएगा, NaCl, इसको क्या बोलते हैं, नमक, जिसको अपन खाने में काम में लेते हैं। और देखो ये यहाँ तक ये H2 अपने पास बाहर आ जाएगा। अपन ने क्या बोला था कि जब भी अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो NaCl अपने पास क्या हो गया, लवण, और H2 अपने पास क्या हो गया, जल। ये एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, क्योंकि आपने देखो जब मैंने मॉडल टेस्ट पेपर आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दिया था तो उसमें आपने देखा होगा अपने क्वेश्चंस ऐसे डिवाइड होते हैं 1+1 या 2+1, इस तरह से क्वेश्चंस के मार्क्स दिए हुए होते हैं, और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग अपन को क्या देना है, आंसर देना है, ताकि अपने क्वेश्चंस के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिया है उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आंसर लिखते हैं
तो अपना नंबर कोई भी कट नहीं कर सकता, एग्जामिनर अपना नंबर कट नहीं करेगा। तो ये हो गया क्षारक और ये हो गया अम्ल। ठीक है, ये अपने पास क्या बन गया NaCl, खाने योग्य नमक, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं लवण, और ये हो गया जल। तो जब भी इसको आप अपने नोट डाउन करो अपने नोटबुक के अंदर, और जब भी अपना साइंस का पेपर आए उस टाइम आप जल्दी से इसका रिवीजन कर लेना। अपन लगातार ऐसे ही सारे चैप्टर्स का एक रिवीजन करेंगे, ताकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने सारे इस वीडियो के अंदर आपको दे दिए हैं, चाहे वो वन वर्ड हो चाहे वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो, सारे मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन आपको करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम लगातार और वीडियो आपके लेके आए। इसी तरह से हमने मैथ्स का भी रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मैथ और साइंस आप दोनों इस चैनल से रिवाइज कर सकते हो। आगे देखो, देखो थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। ठीक है, आगे देखो आप, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जब भी कोई ईंधन अपन जलाते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बना लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये गैसेज अपने लिए हानिकारक होती हैं। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि कि अम्लीय वर्षा के अंदर कौन कौन सी गैसेस पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस किस में पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के अंदर पाए जाते हैं। अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वो 7 से कम होगा, 6 भी हो सकता है, 5.5 भी माना जाता है। ठीक है, 7 से अगर नीचे जिसका भी पीएच है वो सारे किस तरह का बिहेव करते हैं, अम्लीय व्यवहार करते हैं। क्लियर, अब देखो आप क्या लिखोगे, जब किसी ईंधन को जलाया जाता है तो उससे गैसेज निकलती हैं, जैसे CO2, H2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेज क्या करती है, ये गैसेज अदर गैसेज के साथ मिलकर एक अम्ल बना लेती है। जैसे CO2 किसके साथ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल के साथ मिलके, क्योंकि अम्लीय वर्षा जब होगी, जब ऊपर से क्या आते हैं, बूंदे आते हैं, वाष्प आते हैं, तो जल के साथ मिलके ये क्या बना लेते हैं, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। ठीक है, ऐसे ही अपने पास क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ मिला, H2O के साथ, तो ये क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसी को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, H2SO4। देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस को उचित करके, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल बनेंगे जो अम्लीय व्यवहार को दर्शाते हैं। और इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ताजमहल का
संगमरमर है वो पीला क्यों पड़ गया है, या उसके जो दीवारें हैं वो पीली क्यों पड़ गई है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके लिए भी हानिकारक है, अपनी जो फसल होती है उसके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि ये अम्लता को दर्शाते हैं। और अम्ल क्या करता है, एसिडिटी बनाता है। तो अगर वो जल में जाती है तो वहां पे क्या होगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय जल पीने की वजह से जितने भी जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो अपने सबके लिए हानिकारक होती है। तो आप साथ साथ इसको राइट डाउन करो। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुणधर्म एवं उपयोग लिखने। देखो ये क्वेश्चन अगर इकट्ठा आएगा साथ में चारों नहीं पूछे जाएंगे, दो या तो एक पूछा जाएगा या फिर दो पूछे जाते हैं। उनके मार्क्स में क्या होंगे, अलग अलग डिवाइड होंगे। अपन ने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि अपन तो क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। पहले अपन क्या लिखेंगे, धावन सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, इस तरह से अपन लिखते जाएंगे। देखो देखो बेटा, सबसे पहले अपने पास क्या दिया है, धोने का सोडा। धावन सोडे को अपन क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडा, सोडा से क्या हो जाएगा, सोडियम। याद रखने की ट्रिक आपको बता रही हूं कि आपको लिखना क्या है, सोडा, सोडा मतलब सोडियम, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या लिखोगे आप, 10H2O, 10H2। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 जल के अणु H2। अगर आपसे पूछ लिया जाए से पूछा क्या है, बनाने की विधि, तो कैसे बनाया जाता है, जब अपन बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो अपने पास क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर देखो जल, क्योंकि अपन कपड़े किससे धोते हैं, जल से, तो इसके साथ क्या लगा दो, डॉट 10H2। याद कैसे रखोगे, सोडा मींस सोडियम, इसके साथ क्या लगा दो, कार्बोनेट। उसके बाद अपन कपड़े किससे धोएंगे, जल से, तो साथ में कितने अणु लगा दिए, 10H2O, मतलब 10 अणु अपन ने जल के लगा दिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और सुनो, अपने पास कई बार आता है क्वेश्चन, क्रिस्टल अणु किसे कहते हैं, जल के क्रिस्टल अणु किसे कहते हैं। तो जितने भी ये जैसे अपन 10H2O ही दे रखा, इसकी जब मात्रा फिक्स होती है, जब जल के अणु की मात्रा फिक्स होती है, उसको अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलन अणु या क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब उसके पास क्या पूछा है, उपयोग भी लिखने हैं अपने को, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद इसके उपयोग लिखोगे। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे वैसे आप आंसर लिखते जाओगे। तो पहला क्या हो जाएगा, इसका कागज उद्योग तथा ग्लास फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। दूसरा आप क्या लिखोगे कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कागज उद्योग हो, ग्लास फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। और जितने भी फैक्ट्रियां होती हैं, घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में भी किसका यूज किया जाएगा, थर्ड अपन क्या लिख सकते हैं, कोई धोने का सोडा है तो कपड़े धोने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, घरों की साफ सफाई में इसका यूज किया जाता है। अपने पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लिखो कि इस स्टार लगा के उस क्वेश्चन को लिखो, वन वर्ड में क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने पास थर्ड, अपने पास क्या लिखना है, स्टार लगा के इसको लिखो,
जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए देखो, एक नंबर में अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए कौन से लवण का उपयोग किया जाता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या लिखोगे? धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा आपको आंसर लिख के आना है जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा हो, क्योंकि इसका इस तरह से रहते हैं 1+2। एक नंबर के अपने पास क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन, और 2 नंबर के अपन क्या लिख के आएंगे इसके उपयोग। अगर और कुछ पूछा होगा, जैसे ऊपर इसमें क्या पूछा है बनाने की विधि, तो आपने लिख दिया कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो अपने पास क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु जल के लिए जाते हैं, जिससे अपने पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O जल होता है, जो जिसको अपन क्या कहते हैं क्रिस्टल अणु। इसके सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से अपने पास क्या मिल जाएगा, धावन सोडा। ये अपन ने क्या लिख दिया, बनाने की विधि। उसके बाद इसकी रिएक्शन लिख दी और इसके बाद उसके अपने क्या लिख दिए, उपयोग लिख दिए। सेम ऐसे ही अपने को ये सारे लिखने। उसके बाद अपने पास क्या है, बेकिंग सोडा। सेम ऐसे ही किसको लिखना है, बेकिंग सोडे को। और ये सारे आपको याद करने, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आप सारे अपने नोटबुक में उतारो, फिर उनको रिवाइज करो, और जब लास्ट अपना पेपर आए तब उसका एक रिवीजन आपको करके जाना है। क्लियर? आगे देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? देखो अब क्या है, सर्दियों का मौसम चल रहा है। इस सर्दियों के मौसम में जो पकौड़ी बनाने के काम आता है, जो जैसे कभी खाना जल्दी बनाना हो तो भी किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडे का। खमीर उठाना हो, केक बनाना हो तो किसका यूज किया जाएगा, बेकिंग सोडा। फिर अपने पास क्या लिखा है, बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या होती है, NaCl। NaCl क्या है, साधारण नमक। जो नमक अपन खाने के काम में लेते हैं वो क्या होता है, NaCl। इसके साथ जब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को गर्म किया जाता है, इसके साथ किसको गर्म करोगे आप, H2O, CO2 तथा जब अपने पास और अमोनिया NH3, जब इनको इसके साथ मिलाया जाता है तो जो बनने वाला उत्पाद होगा वो अपने पास क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या है, बेकिंग सोडा। सोडे से अपन को याद रखना है बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम तो आएगा ही आएगा, ये याद करने की ट्रिक होती है। देखो NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कई बार स्टार लगा के लिखो। 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस लिखवाए हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताए हैं, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी बताए हैं। जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर आपको सोल्व करवाया था उसमें भी बताया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को आंसर लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, इसके उपयोग। तो ये क्या है, एक कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। और क्षारीय प्रकृति का होने के कारण सबसे पहला उपयोग क्या लिखोगे, यह एंटासिड में भी यूज किया जाता है। एंटासिड मतलब एसिड को खत्म करने वाला। अपन ने पढ़ा था ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसे ही जब पेट में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तब इसका सॉल्यूशन
दिया जाता है, इसका घोल उस रोगी को दिया जाता है ताकि वो अम्लता को खत्म कर सके, क्योंकि ये कौन सी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। उसके पेट में क्या हो रखा है, अम्ल। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कर लेंगे ताकि वो अम्लता कम हो जाए। और उदासीनीकरण होने के कारण उसकी जो पेट के अंदर अम्लता है जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाता है। तो ये क्षारीय प्रकृति का है, यह एंटासिड के रूप में काम लिया जाता है। दूसरा क्या लिख सकते हो, अभी अपन ने क्या पढ़ा, बेकरी के अंदर जैसे कि केक बनाना हो, खमीर उठाना हो तो किसका यूज किया जाएगा, बेकिंग सोडे का। तो केक बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाएगा, या बेकरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जितने उत्पाद बनते हैं उसमें बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। बेकरी में केक या खमीर उठाने के लिए किसका यूज किया जाएगा, बेकिंग सोडा। तो इस तरह से अपन को इसका आंसर लिखना है। क्लियर, आगे देखो, फिर अपने पास क्या है, विरंजक चूर्ण। क्या होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को कैसे, जब सोडियम क्लोराइड के अंदर विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो अपने पास कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, क्लोरीन। और इस क्लोरीन को जब शुष्क बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इनका रासायनिक नाम और सामान्य नाम दोनों आप एक जगह पे लिखोगे। इस तरह से एक टेबल बनानी है आपको, जैसे कि मैंने क्या लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है इसका रासायनिक नाम। और शुष्क, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, शुष्क बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपने पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, सॉरी ये आएगा बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के 2-3 नाम और भी हैं, वो भी आप इस तरह से लिखोगे। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, चौक, इसके अन्य नाम क्या है, चौक, खड़िया, संगमरमर। आपको किसी भी नाम से पूछा जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक टेबल बना लेनी है, उस टेबल के अंदर इधर इनके रासायनिक नाम लिख लो और इधर इनके सामान्य नाम लिख लो। उसके बाद जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, आगे देखो, अपने पास क्वेश्चन क्या था, विरंजक चूर्ण। तो जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है उसके अंदर क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है, और ये क्लोरीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जितनी भी समीकरण मैंने लिखवाई है, जितनी भी आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखवाई है, ये सारी याद करनी है, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया के अलग से मार्क्स दिए होते हैं 1 नंबर के। आप कितना भी लिखाना, जब तक ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखोगे आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स नहीं देगा। तो आपको ये सारी अभिक्रिया याद करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। 1-1 नंबर की अभिक्रियाएं आती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीन, इसके अंदर जब क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो अपने पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर, और कौन सी गैस उत्सर्जित हो जाएगी, अपने पास क्या बचा, कैल्शियम ले लिया, क्लोराइड ले लिया, अब अपने पास क्या बचा, H2, तो अपने हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित कर देते हैं। अब इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, फिर आपको क्या लिखने हैं, इसके उपयोग। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता
दिया कि इसका रासायनिक नाम लिखो, इसका सामान्य नाम लिखो, तो आपको उसी के अनुसार इसका आंसर लिखना है। इसका उपयोग किसमें लिखोगे? देखो ब्लीच, जैसे लेडीज होते हैं वो अपने मुंह में ब्लीच करवाते हैं ना, ताकि जो बालों का रंग होता है वो चेंज हो जाए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? रंग परिवर्तन में इसका यूज किया जाता है। रंग परिवर्तन में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? कि लॉन्ड्री के अंदर जितने भी कपड़ों की साफ सफाई होती है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो सूते कपड़े होते हैं उनके अंदर उनको कलर चेंज करने के लिए या फिर उनको कड़क देने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे? पीने के पानी को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए, कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो खत्म करने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। क्लियर? उसके बाद अपने पास क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखनी है। देखो, जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वो उसके जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं और वाष्प बनके उड़ जाते हैं। तो क्या बच जाता है अपने पास? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट मतलब हाफ अणु किसका बचेगा? जल का। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या कहलाता है? जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उसके जो जल के अणु होते हैं वो टूट जाते हैं और वाष्प बनके उड़ जाते हैं और वो उसके हाफ अणु जल के बच जाते हैं, और ये क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके उपयोग क्या होते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या होता है? सफेद चूर्ण होता है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? कि जो डॉक्टर होते हैं जब हड्डियां टूट जाते हैं तो उसको सही जगह पे लगाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन इसमें पीओपी लिखते हैं ना अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। छतों के ऊपर जो डिजाइन बनाई जाती है आजकल वो भी किसकी बनी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो सेकंड पॉइंट लिखो, हड्डियों के डॉक्टर जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उनको सही जगह पर व्यवस्थित करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। डॉक्टर हड्डियों को व्यवस्थित करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। छतों पर डिजाइन बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? डिजाइन बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इतना लिख लिया? क्लियर? इसके बाद देखो आगे क्या लिखना है। जब अपन इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या करेंगे? क्या था अपने पास? कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। हाफ अणु किसका था? जल का। इसके अंदर जब अपन 1.5 और जल के अणु जोड़ देंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। दो अणु किसके आ गए? जल के। और ये सूत्र किसका होता है? जिप्सम का। तो देखो, आपको अगर जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाए अब तो अपने पास क्या आएगा? कैल्शियम सल्फेट 2H2O। जल के कितने अणु देने हैं? 2। जब 2 जल के अणु अपन दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम। और जब इसको गर्म कर देंगे और इसके अपने पास हाफ जल का अणु बच जाएगा, आधा जल का अणु बच जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीओपी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान से देखना। देखो, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सेम है। इसके
जल के 2 अणु हैं, इसके अंदर हाफ अणु जल का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। क्लियर? क्या लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब जल का अणु। हाइड्रेट क्या होगा, जल का अणु, और अर्ध मींस आधा, तो आधा जल का अणु जब इसके साथ होगा कैल्शियम सल्फेट के, तो वो क्या कहलाएगा, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर 2 अणु जल के आ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जिप्सम। ये एक साथ लिख लेना ताकि जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया, कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या लिखेंगे बेटा, 1 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अपने को लिखना क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिर्फ आपको आंसर क्या लिखना है उसका, कि जब सोडियम क्लोराइड, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, NaCl सॉल्यूशन, मतलब इसका नमक का घोल, जब नमक के घोल को विद्युत अपघटन किया जाता है तो वह अपने किस में टूट जाएगा, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। क्षार क्या बनेगा, देखो देखो, जब सोडियम क्लोराइड नमक के घोल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो अपने पास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार, ठीक है, और क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, लेकिन उसके साथ अगर पूछ लिया जाए कि उदाहरण देकर समझाइए तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये क्या है, प्लस वाला एनोड और ये अपना कैथोड। देखो यहां जहां प्लस वाला साइन है वहां पे कौन सा आएगा, ऋणायन, और जहां पे ऋणायन का साइन दिया हुआ है प्लस वाला, वहां पे कौन सा आएगा, धनायन। तो सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, धनायन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम, और यहाँ पे कैथोड पे कौन सा आ जाएगा, सोडियम, और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, क्लोरीन गैस। हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पॉजिटिव होता है ये अपोजिट साइन को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस वाले के पास कौन सा आएगा, माइनस वाला, और माइनस वाले के साथ कौन सा आएगा, प्लस वाला। तो हमेशा आपको एनोड पे कौन सा दिखाना है, क्लोरीन गैस, और सोडियम कैथोड पे क्या आएगा, सोडियम। क्लोरीन गैस उत्सर्जित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, क्लोर, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके कारण इसे क्या कहते हैं, क्षार। तो क्लोर, क्योंकि ये क्या है, एक क्षारक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये 1 नंबर में भी पूछी जाती है और 2 या 3 नंबर में भी पूछी जा सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, NaOH। फिर अपने पास अगर यूज पूछ लिया जाए तो क्लोरीन गैस का यूज किस में किया जाता है, जब क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, जो अभी अपन ने पढ़ा है। और जो विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखे हैं वो इसमें लिखने हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस का यूज किस में किया जाता है, पीने योग्य जल बनाने के लिए। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस है तो उनको मारने के लिए भी उसके अंदर क्लोरीन गैस को
प्रभावित किया जाता है ताकि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस है वो सारे खत्म हो जाएं। फिर क्लोरीन गैस, दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं कि क्लोरीन गैस का यूज विरंजक चूर्ण बनाने में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब अपन क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। तो ये इसके यूजेज आप लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो एक क्वेश्चन और लिखवाती हूँ इसके साथ ही मैं आपको, क्लियर। ये आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे, फिर आप इसको सॉल्यूशन लिखोगे, क्लियर। उसके बाद देखो देखो बेटा, जितने भी अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अमल, अमल वाला जो क्वेश्चन है, टारटैरिक एसिड, टारटैरिक अमल किसमें पाया जाता है, इस तरह से लिख लो, यहाँ पे अमल लिख लो और यहाँ जिसमें पाया जाता है, पाए जाने वाला पदार्थ लिख लो, इमली में। ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में, और सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, संतरे में, नींबू में। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, टारटैरिक सॉरी सिट्रिक अम्ल, क्लियर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ लिखो बेटा, नेटल का डंग, क्या लिखोगे, मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। फिर खट्टा दूध हो या फिर दही, लैक्टिक अम्ल। सिरका, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, जिसको अपन चाउमीन बनाने के काम में लेते हैं, एसिटिक अम्ल। या जब अचार डालते हैं तो उसके अंदर भी क्या डाला जाता है, सिरका डाला जाता है। इस तरह से आपको टेबल बनानी है, ये पाए जाने वाले अम्ल और ये इसके स्रोत। टारटैरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। टमाटर में क्या पाया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। संतरे व नींबू में सिट्रिक अम्ल। चिट्टी के डंक या नेटल का डंक किसमें पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। खट्टा दूध या दही, लैक्टिक अम्ल। सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इस तरह से आपको ये लिखने हैं। फिर देखो एक अपना क्वेश्चन और, मेथेनोइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका नाम पूछ लिया जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये एंट एसिड में होता है इसको क्या लिख सकते हैं, एंट एसिड, क्योंकि यह भी एसिडिटी को खत्म करता है। जब भी अम्लता बढ़ जाती है तो किसका घोल लिया जाता है, एंट एसिड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या बोल सकते हो, एंट एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर अपने पास लास्ट क्या बचता है, पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल, देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाए पीएच स्केल की खोज किसने की तो आप क्या लिखोगे, सोरेनसन
पहला में सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई। पी का मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब शक्ति, फोटान जिसको अपन बोलते हैं। एच मतलब हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही वो अम्लीय व्यवहार को दर्शाएगा। पीएच स्केल इस तरह से होता है, देखो, जिसके ऊपर 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 7। तो यहाँ पे देखो, अगर जिसकी पीएच मान कितना हो 1 से लेकर 6 तक, वो क्या कहलाएंगे? अम्लीय। 7 पे क्या हो जाएगा? उदासीन। और 7 से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा? क्षारक। तो अब देखो, जिसका पीएच मान कितना हो, मान लो किसी का पीएच मान कितना है 4, तो वो क्या होगा? उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी और वो कौन सा व्यवहार करेगा? अम्लीय व्यवहार। और अगर जिसका पीएच मान कितना हो 7, वो कौन सा व्यवहार करेगा? क्षारीय। जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ता जाएगा उसका क्षारीय व्यवहार भी बढ़ता जाएगा। जिसका पीएच मान कम होगा, मतलब जिसका पीएच मान कितना हो 1 2 3, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल एसिड, प्रबल अम्ल। क्योंकि जितना पीएच मान ज्यादा होता जाएगा उतनी ही हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 6 होगा वो उसको उतना ही कम अम्लीय होगा। तो पीएच का नाम, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास याद करने का? पी मतलब पावर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापना कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतना ही अम्लीय होगा। अब अपने पास देखो क्षारक है, तो जब भी ये अपने आयनों में टूटते हैं तो H+ आयन देने वाले सारे क्या होंगे? अम्लीय। और OH हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्या होंगे बेटा? क्षारीय। क्लियर? तो ये सारा आपने मेरे साथ साथ में भी उतारा होगा। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहे, इस तरह से अपन सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इसी तरह से सर ने भी मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, नीचे वीडियो में इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। आप मैथ और साइंस का रिवीजन इस चैनल से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।